नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस महामारी के कारण ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। इससे पहले जब ग्लोबल डिप्रेशन आया था 1930s में, उस समय ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी जितनी आज हुई है। और काफ़ी समय लगेगा उस सिचुएशन में आने में जो इस साल के मार्च से पहले थी, यानी महामारी आने से पहले थी। इंडिया की बात करें, इंडिया ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं इस महामारी से निपटने में। सबसे पहले तो देखो, सरकार ने सही समय पर लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगने से कोविड-19 के केसेस जो कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने वाले थे वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं हुए। दूसरा, हमें वक्त मिल गया। पहले लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी इस महामारी के बारे में, लेकिन लॉकडाउन के समय में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटेशन, इन सब के बारे में लोगों को जानकारी मिली। और पहले देखो, हमारी कैपेसिटी नहीं थी कोविड-19 से संबंधित इक्विपमेंट्स या फिर टूल्स को प्रोड्यूस करने की। लेकिन लॉकडाउन जब लगा था तो उस समय हमारे देश में बड़ी स्केल पर पीपी किट्स, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब का प्रोडक्शन होने लगा। तो लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट था और इंडिया ने सही समय पर लगाया। आज के समय में देखो, ऑलमोस्ट हर एक ब्लॉक में कोविड-19 केयर और क्वारंटीन सेंटर इस्टेब्लिश हो चुके हैं। देश के 80 से 90% डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर टेस्टिंग लैब्स हैं। कोविड-19 के पेशेंट्स के इलाज के लिए जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, वो ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है, डॉक्टर्स को पता है। ऑलरेडी जो वैक्सीन्स पहले मार्केट में थी, उनमें से कुछ वैक्सीन्स का पता लगा है जो कोविड-19 के पेशेंट्स के इलाज के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। इसके अलावा जो स्पेशल मेडिसिन्स हैं, वैक्सीन्स हैं, वो भी देखो अब बनने वाली हैं। आने वाले 2-3 महीनों में वैक्सीन्स जो हैं मार्केट में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, लाइव्स के अलावा देखो, लाइवलीहुड को बचाना भी जरूरी था और सरकार ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं इस डायरेक्शन में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, एक बहुत ही बड़ा रिलीफ पैकेज सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया जरूरतमंदों के लिए। अभी फिलहाल इस प्रोग्राम के अंतर्गत 80 करोड़ जो सिटीजन्स हैं वो राशन प्राप्त कर रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। 20 करोड़ जो जन धन वुमेन अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको उनके बैंक अकाउंट्स में सरकार की तरफ से टोटल 30,654 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। 2.3 करोड़ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको 4,313 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत 2.8 करोड़ बेनिफिशरीज को 2,815 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसके बाद इकोनॉमी की हम बात करें, इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए भी सरकार की तरफ से काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं। रूरल एरियाज़ में हमारे देश में 60 से लेकर 70% पॉपुलेशन रहती है और रूरल इकोनॉमी हमारे देश की जीडीपी में ऑलमोस्ट 46% कंट्रीब्यूट करती है। हमने देखा पिछले कुछ महीनों में रूरल इकोनॉमी जो है वो सर्ज कर रही है। इस साल रबी की फसल काफ़ी अच्छी हुई। रबी की फसल के लिए सरकार की तरफ से किसानों को 75,000 करोड़ की पेमेंट की गई। 10 करोड़ फार्मर्स ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए मिले। ये इनकम सपोर्ट स्कीम है। एक साल में किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हज़ार की। महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसका भी एक्सपेंशन देखने को मिला और 4 करोड़ हाउस होल्ड्स को फ़ायदा हुआ इस स्कीम का। रूरल इकोनॉमी में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख करोड़ का डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र किया बेनिफिशरीज को। ये तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने बात की, स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने अलग से वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं। तो देखो, इससे रूरल इकोनॉमी बूस्ट हुई है। इतना ज़्यादा कैश ट्रांसफ़र हुआ है रूरल इकोनॉमी में, तो लोग क्या कर रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, मार्केट में गुड्स परचेज कर रहे हैं, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ये सब चीज़ें परचेज कर रहे हैं। इससे धीरे धीरे इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हो रही है
जिससे इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे देश में इम्प्रूव होगी। मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए सरकार की तरफ से काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं। एमएसएमईज के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया और आरबीआई ने भी अपनी तरफ से इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया ताकि एमएसएमईज आसानी से लोन ले सकें। इसके अलावा नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन सब ने रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। आरबीआई की तरफ से कुछ समय के लिए लोन मोरेटोरियम प्रोवाइड किया गया, मतलब जिन फर्म्स ने लोन लिया था तो लॉकडाउन के पीरियड के दौरान या फिर कुछ महीनों के लिए उनको लोन की पेमेंट्स चुकाने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई ने इसके साथ साथ स्ट्रेस्ड सेक्टर्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम भी अलाउ की। इसमें क्या है, मान लीजिए देखो पहले किसी फर्म ने लोन लिया था, हर महीने 15,000 की रीपेमेंट करनी थी और 2 साल के अंदर पूरा लोन लौटाना था। तो लोन की रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, थोड़ा मौका दे दिया जाता है। आप 2 साल के बजाय 3 साल में दे दीजिएगा। आप 15,000 की हर महीने रीपेमेंट के बजाय 10,000 की दे दीजिए। इस प्रकार से जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है लोन की, वो फर्म्स को काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। फर्म्स काफ़ी बार बंद होने से बच जाती हैं लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की सहायता से। इसके बाद आर्टिकल में बात की जाती है आत्मनिर्भरता की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए आत्मनिर्भर भारत कैंपेन लॉन्च किया और इस कैंपेन के तहत वेरियस सेक्टर्स में बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स लाए गए हैं जो काफ़ी समय से पेंडिंग थे। आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लीजिए, 3 ऑर्डिनेंसेस आए। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंडमेंट, किसान अब अपनी फसल एपीएमसी मंडी से बाहर बेच सकते हैं और सबसे लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में अब किसान क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं सभी मछुआरों को, डेयरी फार्मर्स को और दूसरे एग्रीकल्चरिस्ट को। एडिशनल 1 लाख करोड़ फंड एलोकेट किए गए हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउसेज, स्टोरेज डिपोज, दूसरी पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को भी 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इसके बाद बात करें डिफेंस प्रोडक्शन की। अब सरकार ने फैसला लिया है 101 डिफेंस आइटम्स को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, घर में ही उनका प्रोडक्शन होगा। इससे जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं उनको 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त होगा आने वाले कुछ सालों में। अब डिफेंस सेक्टर में 74% एफडीआई अलाउ कर दी गई है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। इसके साथ साथ अब कोल माइनिंग सेक्टर को भी सरकार ने ओपन कर दिया है प्राइवेट सेक्टर के लिए। इससे 1 लाख करोड़ का कम कोल अब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और डोमेस्टिकली हम कोल की माइनिंग ज़्यादा करेंगे। सरकार ने यह भी अनाउंस किया जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उनमें सभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में फुल डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करेगी, मतलब अपनी सारी जो हिस्सेदारी है वो छोड़ देगी उन पीएसयूज में जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आते हैं। इसके बाद बात की जाती है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई गई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। इससे लाखों स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस होंगे अब हमारे देश में और हम उनका एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। प्रोजेक्शंस ये हैं जल्द ही इंडिया उन देशों की श्रेणी में शामिल होगा जहां पे सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं। इन रिफॉर्म्स के चलते अब देखो इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में बहुत ज़्यादा आने लगी है और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में इंडिया अभी फ़िलहाल एक ब्राइट स्पॉट के रूप में इमर्ज होकर आया है। रुपये की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में पहले की अपेक्षाकृत मजबूत हुई है और गवर्नमेंट में जो कॉन्फिडेंस है ना सिर्फ लोगों का बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी इंक्रीज हुआ है। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, कई सारे देश देखो महामारी से निपटने में काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे ढंग से ग्रैब किया है और एक सुनहरे पोस्ट पैंडेमिक फ्यूचर का निर्माण करने की दिशा में इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पोस्ट पैंडेमिक फ्यूचर के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।